बहू तुम्हारी इसी करनी के कारण तो भगवान ने तुम्हें बेटा नहीं दिया। सुधा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज ही क्या उसे सोए कई दिन हो गए थे। कभी बिस्तर में लेटते ही निढाल हो जाने वाली सुधा कई दिनों से ढंग से सो नहीं पा रही थी। साथ लेटे अपने पति राकेश पर उसकी नज़र गई। आंख मूंदे लेटे थे वह, लेकिन सुधा को पता था सोए वह भी नहीं है, सिर्फ सोने का स्वांग कर रहे हैं। कई दिनों से घर का जो माहौल था उसमें कोई सो भी कैसे सकता था। सोचा न था उसने जिंदगी में उसे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। याद करते हुए सुधा अतीत के गलियारों में खो गई। उसकी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कभी भी वह अपने सास ससुर के मन में वह स्थान न बना पाई थी जो घर की बहू का होना चाहिए। ऐसा न था कि उसमें कोई कमी थी। देखने में सुंदर, सरल, सबसे मिलजुल कर रहने वाली सुधा आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों में सबकी चहेती थी, लेकिन सिर्फ अपने सास ससुर को छोड़कर। उसे शुरुआती साल में खुद समझ नहीं आता था कि इतनी सेवा पानी के बाद कहाँ कमी रह गई जो वह उनके दिलों में जगह नहीं बना पाई। कई बार वह बहुत उदास हो जाती, लेकिन अपने पति का प्यार व सहयोग और अपने मम्मी पापा की सलाह कि बेटा अभी तू वहाँ नहीं है, जल्दी ही तू उनका दिल जीत लेगी, लेकिन इसी आस में 15 वर्ष बीत गए। घर में उसकी सास उसे बहू कम काम वाली ज़्यादा समझती थी। कितनी भी सफाई से वह काम कर ले, लेकिन उसमें कमी निकालना ही था। जहाँ सभी उसके खाने की तारीफ करते न थकते, सास को उसका खाना हमेशा बेस्वाद लगा और ससुर तो वही राग अलापते जो सास। जैसे ही सुधा गर्भवती हुई, उसकी सास का स्वभाव बदल गया। वह उसके प्रति थोड़ी नरम हो गई थी। सुधा खुश थी कि उसके धैर्य का उसे फल मिल रहा है, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। जैसे ही सुधा ने बेटी को जन्म दिया, उसकी सास के तेवर फिर से बदल गए। उसकी बेटी को खिलाना तो दूर, कभी गोद में भी नहीं उठाती। लेकिन उसके पति राकेश हमेशा उसे यही कहते, कोई बात नहीं, मेरी बेटी मेरी राजकुमारी है और राजकुमारी से कोई ज़्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकता। सुधा बस मुस्कुरा कर रह जाती। उसे पता था कुछ बदलने वाला नहीं। सुधा का एक देवर था जिसने अपनी पसंद से शादी की। उसकी देवरानी नौकरी करती थी। वह सुबह निकलती और रात को ही घर में घुसती। घर के कामकाज से उसका कोई सरोकार न था, लेकिन उसकी सास फिर भी उसे कुछ न कहती। एक तो वह जब तब उनके लिए तोहफे ले आती, दूसरा उसे पता था अगर वह कुछ कहेगी तो दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। सुधा और उसके पति राकेश को अपनी माँ के इस दोगले व्यवहार का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन घर जुड़ा रहे यह सोचकर वह चुप रह जाते। सुधा दूसरी बार माँ बनने वाली थी और उसकी देवरानी भी प्रेग्नेंट थी। सुधा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया और उसकी देवरानी ने बेटे को। अब तो उसकी सास की नज़रों में सुधा की कद्र और घट गई थी और देवरानी, वह तो पहले ही सर माथे पर थी, अब उसकी पदवी और बढ़ गई क्योंकि वह बेटे की माँ थी और उसने इस घर के चिराग को पैदा किया था। सुधा की देवरानी नौकरी करती और सास उसके बेटे को संभालती। घर के काम के चक्कर में सुधा की दोनों बेटियों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो पा रही थी। पति पत्नी दोनों इस बात से बहुत परेशान थे। राकेश को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ बच्चों में भी इतना फ़र्क कर सकती है। तभी सुधा की देवरानी ने दूसरी जगह फ्लैट ले लिया। सुधा के सास ससुर अपने पोते की देखभाल के लिए उनके साथ ही चले गए। सुधा के पति ने भी उन्हें नहीं रोका। राकेश को पता था कि उनका मन छोटे भाई मोहित और उसके बेटे में ही है, बल्कि एक तरह से उसे सही लगा। कम से कम अब सुधा खुद पर और बच्चों पर ध्यान दे सकेगी। समय बीतता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष हो गए। उसके देवर का बेटा 10 साल का हो गया था। एक दिन उसके देवर मोहित ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अमेरिका सेटल हो रहा है। सुनकर सुधा के सास ससुर को बड़ा धक्का लगा, लेकिन चाह कर भी वह उसे कुछ नहीं कह सकते थे। पता था कि वह उनकी सुनने वाले नहीं। जाने से पहले उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया और दोनों सास ससुर वापस सुधा के पास आ गए। सुधा और राकेश को लगा कि उनके जाने के बाद शायद मम्मी पापा को अक्ल आ गई हो, लेकिन यह उनका वहम था। दोनों अब भी सुधा
से कटे रहते और उनकी बेटियों के प्रति उनका कोई लगाव न था। सुधा उनके खानपान से लेकर हर बात का ध्यान रखती, बीमारी में एक पैर पर खड़े होकर उनकी सेवा करती, लेकिन उनके लिए यह सब बेमानी था। सुधा की बेटियां भी अब बड़ी हो गई थीं। वो कई बार अपनी मम्मी से इस बात के लिए नाराज़ भी हो जाती कि जब दादा दादी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनका काम करना ज़रूरी है क्या। चाचा चाची के यहाँ भी तो वह अपना सारा काम खुद करते थे। दादी खाना बनाती थीं, विहान के पीछे सारा दिन दौड़ लगाती, और अब देखो यहाँ आकर दादी के पैरों में कैसा दर्द रहने लगा है। सुधा उन्हें समझाकर चुप करा देती, लेकिन उम्र तो सुधा की भी बढ़ रही थी और उसके साथ बीमारियां और सबसे बड़ी बीमारी टेंशन। इसी टेंशन में उसका शुगर और बीपी बढ़ गया था, लेकिन उसकी सास यह समझने के लिए तैयार न थी। उसे तो अब भी एक पैर पर दौड़ लगाने वाली वही सुधा चाहिए थी। एक दिन सुधा को रात से ही बुखार था। पति भी ऑफिस लंच लेकर नहीं गए। बच्चों ने भी उसे आराम करने की सलाह दी और कहा कि वह मैगी खा लेंगे, लेकिन उसे पता था कि सास को गरम रोटी सब्जी खाने की आदत थी। उसकी ऐसी हालत न थी। उसने किसी तरह उठकर उनके लिए खाना बनाकर रोटियां कैस्ट्रॉल में रख दी, खुद चाय ब्रेड और दवाई लेकर लेट गई। शाम को घर में शोर की आवाज़ से उसकी आंख खुली तो देखा उसकी सास चिल्ला रही थी। वह घबरा गई और किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाहर आई तो देखा सास राकेश को रोटियां दिखाते हुए कह रही थी कि यह हमें ठंडी व बासी आटे की रोटियां खिलाती है। तेरी बेटियां भी बिल्कुल माँ पर गई है, हमारी उन्हें कोई परवाह नहीं है। अरे कितनी ही बार बाहर से खाना मंगाकर खाते हैं और हमें देना तो दूर पूछते तक नहीं। बेटियों को ऐसी शिक्षा, देखना आगे इन्हें भोगना पड़ेगा। और यह बेटियों की माँ होकर इतना घमंड, इनके माँ बाप ने इसे यही शिक्षा दी थी। हमारा बुढ़ापा तुम्हें इतना ही बोझ लग रहा था तो हमें यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आए थे। बहू, तेरे माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो बुढ़ापा तो तेरा भी आएगा और तुझे तो कोई पानी देने वाला भी ना होगा, क्योंकि तुम बेटों की नहीं बेटियों की माँ हो। तुम्हारी इसी करनी के कारण तो भगवान ने तुम्हें बेटा नहीं दिया। अपनी सास के मुंह से ऐसी जहरीली बातें सुन सुधा को यकीन न हुआ कि वह उसके व उसकी बेटियों के बारे में इतनी घटिया सोच रखती हैं। यकीन तो उसके पति को भी नहीं हो रहा था। सुधा सब कुछ चुपचाप सुनती रही, रोती रही और फिर आखिर में बेहोश हो गई। दोनों बेटियां अपनी माँ को देख घबरा गईं, लेकिन उसके सास ससुर के चेहरे पर कोई शिकन न थी। उन्होंने इतनी खराब तबीयत में एक बार भी सुधा का हाल चाल नहीं पूछा और सुधा बीमारी की हालत में भी उनका खाना न बना पाने की सोचकर परेशान थी। दोनों ने बस एक रट लगा रखी थी कि वह यह घर छोड़कर चले जाएंगे। सुधा और राकेश यह सोचकर परेशान थे कि लोग क्या कहेंगे। छोटा बेटा तो विदेश था, लेकिन तुम तो यहाँ थे, फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं हुई। सुधा के माँ बाप का भी यही कहना था कि बुढ़ापे में सेवा तुझे ही करनी है, वह बड़े हैं, उनकी बातें कड़वी दवाई समझ पी जाओ। लेकिन कब तक, वह तो सदा से ही विष का प्याला पीती आई थी। अपने लिए तो सुन भी लेती, लेकिन बेटियों के लिए। अपने दादा दादी की ऐसी सोच उसके बच्चों को कहीं उसकी तरह पंगु ना बना दे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ें। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह बेटी ने ही उसे उठाया और बोली, मम्मी पापा आपको बाहर बुला रहे हैं। इतनी सुबह क्या बात हो गई। उसका मन आशंकाओं से घिर गया। वह कुछ सोचते हुए बाहर आई तो देखा सास ससुर वहीं बैठे थे। उसके पति ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर राकेश अपनी मम्मी पापा की तरफ देखते हुए बोला, पापा मैंने बहुत सोचा और आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप दोनों नहीं, हम यह घर छोड़कर जाएंगे। यह घर आपका है। हम तो आपका बुढ़ापे में सहारा ना बन सके, लेकिन शायद यह घर आपको सहारा दे। और मम्मी, मैंने आज तक सुधा की तरफदारी में कुछ नहीं कहा, शायद इसीलिए ही यहाँ तक यह नौबत आई है। अगर मैं मोहित की तरह शुरू में ही अपनी बीवी का पक्ष लेता तो उसे और मेरी बेटियों को बेवजह इतनी बातें न सुनने को मिलती। मम्मी, इसने कभी आपको पलट कर जवाब नहीं दिया,
फिर भी आपने इससे इतने सालों में 2 शब्द प्यार के नहीं बोले। अरे इसे तो छोड़ो, यह तो दूसरे घर की थी, लेकिन आपकी पोतियाँ, वह तो आपका खून है। फिर भी आप उन्हें सिर्फ लड़कियां समझती रहीं, अपनी पोती नहीं। आप दोनों को शायद इन दोनों को अपनी पोती कहने में शर्म आए, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और मेरी दोनों बेटियां मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। पापा, हम अगले हफ्ते ही यह घर छोड़कर चले जाएंगे। वादा करता हूँ कि दूर रहकर भी आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ दिनों बाद ही वह परिवार सहित वहाँ से चले गए। हर शनिवार रविवार वह अपने मम्मी पापा के पास उनकी ज़रूरतों का सामान लेकर आता। बुढ़ापे में वह घर और अकेलापन अब उन्हें काटने को दौड़ता। कितनी ही बार उन्होंने अपने बेटे को बच्चों के साथ लाने के लिए कहा, लेकिन वह हर बार हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहता, मैं हूं ना आपके लिए। और वह दोनों चाह कर भी आगे न बोल पाते। क्यों, अकेले रहने का फैसला तो उनका ही था। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि बेटा बहू ही गलत हों या उनके बुरे व्यवहार के कारण बड़े बुजुर्गों को बुढ़ापा अकेले काटना पड़े। पर कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों का व्यवहार भी बुढ़ापे में उनके अकेलेपन का कारण बनता है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।